अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मोहम्मद डैम की तामीर के ठेके के मामले पर हुकूमत एक और तनाज़े का शिकार हो गई है। न सिर्फ मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका जीतने वाली कंपनी डेस्कॉन वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की खानदान की निकली, बल्कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने डेस्कॉन की पार्टनर चीनी कंपनी की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद डैम के ठेके की बोली FWO और पावर चाइना ने भी हिस्सा लिया। ताहम डेस्कॉन ने चीनी कंपनी गजूबा के साथ मिलकर 309 अरब रुपए का कामयाब बोली देकर ठेका हासिल कर लिया। डेस्कॉन की वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद 1981 में कंपनी के चेयरमैन बने और वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर बनने के बाद अगस्त 2018 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बात दुरुस्त है कि ठेके की बोली तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं लगाई गई, बल्कि निगरां हुकूमत के दौर में जून 2018 में डेस्कॉन ने ठेके की बोली में हिस्सा लिया और दिसंबर 2018 में डेस्कॉन ने मोहम्मद डैम की तामीर की बोली जीती। मगर एक हफ्ते से इस ठेके को लेकर हुकूमत पर मफादात के टकराव का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि डेस्कॉन का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन कंपनीज में होता है, लेकिन माजी में वजीर आजम इमरान खान ये कहते रहे हैं कि इक़्तिदार में आकर कारोबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मफादात का टकराव है। मगरिब के अंदर एक कानून है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप इक्तदार में आके बिजनेस नहीं कर सकते। अब अमेरिका का अगर सदर बिजनेस शुरू कर दे, वो तो एक महीने के अंदर अरबपति बन जाए, इसलिए वहां आप इक्तदार में आके आप बिजनेस नहीं कर सकते। जब से इन्होंने जो कतरी से इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचा के कतरी को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये जो LNG का भी कॉन्ट्रैक्ट है, पोर्ट कासिम का कॉन्ट्रैक्ट है, पता चला है कि अपने बिजनेस पार्टनर को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आपको फायदे कर रहे हैं। यही जुर्म है। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो कतरी जिसने इनको खत दिया है, इनका बिजनेस पार्टनर है और इस बिजनेस पार्टनर को अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए इन्होंने। बिजनेस पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब मैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। न सिर्फ इमरान खान नून लीग की हुकूमत पर मफादात के टकराव पर तनकीद करते आए हैं, बल्कि अगस्त 2016 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की रोकथाम के लिए कानून भी बनाया था। इसी मॉडल को फॉलो करते हुए तहरीक इंसाफ के मुराद सईद ने कौमी असेंबली में भी मफादात के टकराव के खिलाफ बिल पेश किया था, जिसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुतल्लिक कवानीन बनाने की तजवीज़ पेश की थी। इस बिल की शिक नंबर 11 ये कहती है कि कोई अवामी नुमाइंदा अपने रिश्तेदारों की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल नहीं करेगा। अलबत्ता ये बात अब तक साबित नहीं हुई है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद ने डेस्कॉन का ठेका देने के लिए असर रसूख का इस्तेमाल किया या नहीं। इससे तो डेस्कॉन माजी में भी सतपारा और मेरानी डैम बनाने का तजुर्बा रखती है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने बयानात से मेरिट के मयार को इतना ऊंचा कर रखा है कि खुद उस पर पूरा उतरना उनके लिए मुश्किल हो गया है और अब उन्हें कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें मालूम था कि डेस्कॉन उनकी कंपनी है और उनकी फैमिली उसको चला रही है और उसके मालिक हैं। सो दाऊद साहब का काम ये था कि अगर उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उनकी फर्म ने बिड किया हुआ था तो वो वजारती जिम्मेदारी कबूल न करते, और अगर वजारती जिम्मेदारी कबूल करना ज़रूरी थी तो फिर डेस्कॉन विड्रॉ करती और वो चीनी कंपनी किसी और के साथ जॉइंट वेंचर बनाती। जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक प्रैक्टिस है जो जिसमें एक सिटिंग वज़ीर जो है वो उसकी कंपनी उसने वो कहते हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है, लेकिन उनका बेटा फैमिली एंटरप्राइज है, उनकी वो कंपनी कैसे इतना बड़ा ठेका ले सकती है, इसके ऊपर इंक्वायरी जो है हम डिमांड करेंगे। डेस्कॉन जो है वो रज़ाक दाऊद की फैमिली के नाम पर है और वो खुद कमर्स मिनिस्टर भी हैं और इतना 300 बिलियन रुपए का ठेका भी मिल गया, तो मेरा ख्याल है रज़ाक दाऊद साहब को खुद पीछे हट जाना चाहिए। ऑपोजिशन की तनकीद जारी है और अब मुतनाज़ा ठेके पर मजीद सवाल उठाए जा रहे हैं। आज द न्यूज़ में वसीम अब्बासी की खबर में इस मुतनाज़ा ठेके पर मजीद सवाल उठाए गए। खबर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक डेस्कॉन और गजूबा की इज्तिमा की बिड को एक बोली यानी कि सिंगल बिड ठेका देने पर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चीनी कंपनी गजूबा ग्रुप कॉर्पोरेशन को भी मशकूक करार दिया है और इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चेयरमैन वाबडा को खत भी लिखा है। खत के मुताबिक चीनी कंपनी मुबैना तौर पर बेकायदियों में मुलविस रही है। मई 2015 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने गजूबा और इसके साथी कंपनियों को 18 माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। 13 नवंबर 2017 को नेपाल की काबीना ने इस कंपनी के साथ हाइड्रो पावर प्लांट का तामीर का $2.5 अरब का मुआहदा भी खत्म कर दिया था। खत में लिखा है कि कंपनी के साथ मुआहदा खत्म कर दिया गया था, लेकिन
हमारी तहकीकात के मुताबिक 1 साल बाद नेपाल ने चीनी कंपनी के साथ मुआहदे को बहाल कर दिया था। इसी चीनी कंपनी को वापडा ने 9 मार्च 2017 को दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर के पहले मरहले के लिए गजीबो ग्रुप को 180 अरब रुपए मालियात के 2 ठेके दिए, लेकिन इन पर भी अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। ऑपोजिशन के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने भी इस ठेके पर सवाल उठाए हैं। तो क्या मोहम्मद डैम की बोली पेपरा रूल्स के खिलाफ है? ऑपोजिशन के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने भी इस ठेके पर सवाल उठाए हैं कि मोहम्मद डैम की बोली पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सवाल यह भी बड़ा अहम है कि वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की खानदान की कंपनी को ठेका देना मफादात का टकराव तस्वुर किया जाएगा या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं तलाल चौधरी साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फैसल वावडा साहब, पहले तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि मफादात का टकराव है, रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को यह ठेका मिलना, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मजीद सवाल खड़े किए हैं। वो ये भी एतराज कर रहे हैं कि जो पेपरा रूल्स है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है सिंगल बिडर को मौका देकर। देखिए शहजाद साहब, सबसे पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने डैम के खिलाफ साजिश की है, और इस साजिश को मैं होने नहीं दूंगा। और इनके साथ बहुत सारे और लोग हैं जो तज्जिया भी करते हैं, ट्विटर पे भी अनवेरीफाइड अकाउंट से बातें करते हैं, जिनका मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है। ये वही लोग हैं जो हामिद मीर साहब के लिए बातें करते थे जब उनको गोली लगी थी, जबकि वो पटाखा सुन के भी भाग जाए वहाँ से। फैक्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। नंबर 1 फैक्ट ये कि सिंगल बिडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब टेक्निकली किसी को कोई चीज़ नहीं पता, कोई भी इंसान हो या इंडिविजुअल हो या किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो उसका मैं जवाब देना वैसे तो बनता नहीं, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ मैं आपको कि सिंगल बिडिंग, ये पेपरा के लॉज में रूल्स लेके आया हूँ। सिंगल बिडिंग के लिए स्पेशल परमिशन होती है गवर्नमेंट से, उसका ओपन टेंडर नहीं किया जाता। ये इंटरनेशनल कंपेटिटिव ओपन बिडिंग थी। तो जब ओपन बिडिंग अखबार में आ जाए, पेपरा का रूल क्लियरली बताता है, आप पढ़ भी सकते हैं इसको, उसमें ये बताता है कि अगर एडवर्टाइज हो गया है जी तो उसके बाद ये सिंगल बिडिंग नहीं कहलाती। और एक दफ़ा गोलम डैम के अंदर 2003 में मुशर्रफ साहब ने सिंगल बिडिंग के तहत दिया हुआ एक प्रोजेक्ट, उसमें क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था और एफडब्ल्यू वहाँ काम कर सकता था। यहाँ तो क्लियर हो गया कि एज पर पेपरा रूल्स, जिसको बताया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, वो पहली दफ़ा में पहले पैराग्राफ में गलत हो जाता है कि एडवर्टाइजमेंट की गई है, और उसके बाद अगर उसके बाद सिंगल बिड भी हो एडवर्टाइजिंग के बाद तब भी एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो एफडब्ल्यू का कंसोर्शियम था जो कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट हुआ था, उसको आप एज अ सेकंड बिडर मानेंगे। उनकी सेकंड बिड खोली नहीं गई, लेकिन क्योंकि वो क्वालिफाई किए थे, टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट किए थे, तो वो सेकंड बिड काउंट होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? इसको मुझे दे तो मैं आपको वो भी दिखा दूं ताकि आपके लिए और लोगों के लिए आसानी हो जाए कि ये डैम ना बनाने की साजिश हो रही है। ये पेपरा के रूल्स का ग्राफ है कि अगर 2 आदमी आते हैं, विच मींस 5 कंपनीज एज अ सिंडिकेट, तो वो खोल ही नहीं सकते। ये पेपरा के रूल्स है, मैंने नहीं बनाए हुए, ठीक है जी। तो कैसे हम करें? दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जी पेपरा के रूल्स को वायलेट किया, तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तीसरी चीज सिंगल बिडिंग, गजूबा चाइनीज कंपनी, मैं उस पर आता हूं क्योंकि आपने जो पहले बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कह रहे हैं कि 2 जो पार्टीज हैं वो डैम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। तो तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब, ये डैम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं आप, या वाकई जो आपका एतराज है वो जेन्युइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर इतराज़ हमारे जेन्युइन ना होते तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या दूसरे और इसी तरह के कई अदारे जो हैं वो इस पे बात ना करते। देखिए हमारी गुजारिश क्या है, हम कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। खान साहब, हम तो हमेशा कहते हैं कि इनका असल चेहरा और है और इनका दूसरा जो कि ये चेहरा दिखाते नहीं है वो और है। ये कहा करते थे, आपको याद होगा दावे कि भी कारोबार और हुकूमत अलहदा होनी चाहिए, अगर किसी को कारोबार करना है तो हुकूमत छोड़ दे, और ये तमाम। अब आप देख लें कि पिछले 2 हफ्ते से देखिए सारी जिम्मेदारी नून लीग पे, पीपल्स पार्टी, अपोजिशन जमातों पे है कि वो डैम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। वो ठेकेदार, वो वजीर भी जो है वो वजारत से अलहदा होकर मेहरबानी नहीं फरमा रहा कि वो इस डैम को भी कंट्रोवर्शियल ना होने दे। वो इसी तरह अपनी पर जो इल्जाम है वो भी ना, वो एक अच्छा कारोबारी आदमी है, ठीक है, रज़ाक दाऊद साहब। कल शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मैंने कहा वो एक अच्छे कारोबार, उन पे पहले भी वैसे नैब के केसेस हैं, मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने बहुत सारे इस तरह के काम किए। वो अलहदा क्यों नहीं हो जाता है? और ये सारी किससे अलहदा हो जाए? वजारत से अलहदा हो जाए या कारोबार से अलहदा हो जाए? क्योंकि कारोबार से तो अलग हो चुके हैं। कारोबार से तो वो अलहदा हो ही नहीं सकते ना जी, वो कारोबार ही उनका ओढ़ना बछोड़ना है। अब बात ये लेकिन वैसे क्यों नहीं हो सकते? मियां साहब भी तो कहते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं कारोबार से अलग हो गया था। तो जब प्राइम मिनिस्टर कारोबार से अलग हो सकता है तो फिर एक मुशीर क्यों नहीं हो सकता? देखिए
वो तो अलहदा हो गए हुए, उसके बावजूद उनको किसी ना किसी तरह जोड़ के सजा देने की कोशिश, बल्कि उनके तो जब वो स्टूडेंट थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे, जब वो सियासत में नहीं थे, 1979 के दौर में भी जो उन्होंने कारोबार उनके वालिद ने किया था, उनका भी उन्हें जवाब देना पड़ा। जब आप हुकूमत में होंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और कहूं, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है, ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कहा है, उन्होंने चेयरमैन नैब को भी कहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है और पीएससी के चेयरमैन को भी कहा है। अगर वो बाकी लोग नोटिस नहीं लेंगे अदारे, तो फिर पीएससी का जो चेयरमैन और पीएससी जो है वो इसे एग्जामिन करेगी। मतलब शहबाज शरीफ साहब इसको एग्जामिन करेंगे फिर ये खत पे और फैसल वावड़ा साहब को यकीनन वहां पेश होना पड़ेगा। लेकिन फैसल वावड़ा साहब, इमरान खान की कुछ बातें तो हमने सुनवाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते आए हैं कि कारोबार आप नहीं कर सकते अगर आप सियासत में आ चुके हो और उससे फायदा नहीं उठा सकते। तो ये सवाल तो इमरान खान साहब ने खुद ये स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किया था और सिर्फ बयानात नहीं है। केपी हुकूमत आपकी थी, वहां पर आप लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून लेकर आए। फिर मुराद सईद साहब जो आपके एमएनए थे, उन्होंने बिल पेश किया नेशनल असेंबली में 2016 में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, जहां पे वो लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स सियासत में हो तो उसके फैमिली रिलेटिव्स वगैरह बिजनेस ना कर सके। बिल खुद आप लोगों ने पेश किया था 2017 में। ना हमारी हुकूमत थी, ना प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ना वो मुशीर थे, ना मैं वजीर था। 2017 को आपने ले डाउन की रूल्स एंड रेगुलेशन, सही है। उस पर 23 कंपनियों ने बिड किया, टेंडर्स के लिए पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग मटेरियल लिया, सही है। और उसके बाद 5 कंपनियों ने बिड किया। 5 कंपनियों ने जब बिड किया, वो किया जून 2018 में। तब भी ना मैं वजीर था, ना वो मुशीर थे, ना वो वजीर आजम थे। आपके रूल्स को हमने अमेंड किया होता, आपकी चीजों को हमने छेड़ा होता, आपका सवाल उठता था। एक आदमी वक्त से पहले ही, उसको पता ही नहीं था कि सब कुछ होने वाला है, या तो वो नौजुबिल्ला उसका कोई आसमानी इंफॉर्मेशन थी कि सब होने वाला है। इसकी टेंडर जो है वो नून लीग के दौर में हुआ, बिडिंग इसकी केयरटेकर सेटअप में हुई। अब ऑपोजिशन का ये कहना है या तो वो वजारत से अलग हो जाए या फिर वो कंपनी से ये टेंडर छोड़ दें। दोनों में से एक ऑप्शन है, इन दोनों में से एक ऑप्शन जो है उस पर फॉलो करेंगे रज़ाक साहब आपकी हुकूमत? इनकी ख्वाहिशात पे तो मैं गवर्नमेंट नहीं चलाने वाला, ना वजारत चलाने वाला हूं, ना इमरान खान साहब वजीर आजम और प्राइम मिनिस्टरशिप अपनी चलाएंगे। ये अपनी ख्वाहिश करते रहे, इनकी विशफुल थिंकिंग है। अब वो विशफुल थिंकिंग ही रहेगी, ख्वाहिशात ही रहेंगी इनकी जिंदगी के अंदर। सलाल साहब, ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? अगर टेंडर आपके दौर में होता है, बिडिंग जो है केयरटेकर दौर में होती है, सिर्फ बिड खोली गई है उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहले तो सारा काम आप लोगों ने किया है और क्रेडिट भी लेते आए हैं। एक सेकंड अगर प्लीज दे दीजिएगा। और इसको इवैल्यूएट किया है नेस्पाक, स्मैक और एस कंपनी ने, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन और पाकिस्तानी कंपनी, उसमें भी हमारा दखलंदाजी नहीं है। अगर मैं उसमें दखलंदाजी देता, प्राइम मिनिस्टर देता, तो भी बात थी। जी दलाल साहब। देखिए शहजाद साहब, हम तो उसी असूल की बात कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब फरमाते रहे हैं। हमने तो कोई अपने से कोई बात नहीं की, और उसी असूल पे बात कर रहे हैं जिस पे शेख रशीद साहब ने एक रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त LNG टर्मिनल पे डाली हुई है। उसी असूल पर बात कर रहे हैं जो कि बेशुमार इतराज़ात इमरान खान अपने दौर में किया जा करते थे, और हमें इसी तरह इन्हें समझाया करते थे कि पेपरा रूल ये नहीं है, तरीकाकार ये नहीं है। मगर जब हमने सब कुछ शुरू किया इस टाइम का, जो कि तस्लीम कर रहे हैं मिनिस्टर साहब कि अब इन्होंने शुरू किया है, तो फिर इसका मतलब हमारी नीयत तो बनाने की थी। हमें तो नहीं ये पता था कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा तो जो खोलने वाला है वो खुद वजीर होगा और खुद वो ठेकेदार भी होगा और वजीर भी होगा। तो मेहरबानी फरमा कर वो या ठेकेदारी कर लें या वो वजारत छोड़ दें। अब दूसरी बात ये है, ये वो देखें क्या इसमें मुज़ायका है। वो प्राइवेट काम करें, जितने मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करें, वो गवर्नमेंट के काम ना लें, वो गवर्नमेंट के कामों का वहां से ना लें। वो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उनका ये तरीका कार रहा है। उन्होंने मुशर्रफ दौर में भी वजारत इसलिए ली थी कि उन्होंने बहुत सारे फायदे लिए थे, और उस वक्त भी नैब के उनके पास केसेस इंक्वायरीज चलती रही हैं। बाकी ये बात डबल स्टैंडर्ड्स हम तो इनके एक्सपोज करना चाहते हैं। हमने कितना काम किया है, 13,000 मेगावाट अल्लाह की मेहरबानी से हमने डाली है। सीपैक हमने दिया है, हजारों किलोमीटर जो सड़कें हैं वो। हम पर तो इल्ज़ाम ही ये है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते थे। हम पर इल्ज़ाम ये है और हम कबूल करते हैं कि 70% पाकिस्तान के प्रोजेक्ट, वो बिजली के हों, वो सड़क के हों, वो डैम के हों, वो हवाई अड्डे के हों, वो सारे के सारे नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। मेरी गुजारिश ये है, डबल स्टैंडर्ड्स ना रखें, एक स्टैंडर्ड। या तो इमरान खान आकर कहें कि भी मैंने जो कुछ पहले कहा था वो मेरे से, मैं लोगों को धोखा देता रहा। इनका एक पहले मौकिफ था, उस पर मैंने इनसे सवाल किया। लेकिन डबल स्टैंडर्ड ये नहीं है कि इस वक्त अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, वो कहते थे कि सिंगल बिड पर अगर मैंने किया है तो एक ही बिडर था, इसलिए हमने LNG टर्मिनल उनको लगाने दिया, वो खुद दिफा करते रहे अपना। अब आप उसी बात पर तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। नहीं, देखिए एक सिंगल बिडिंग अगर कानून असूल के मुताबिक हुई है, उसको जरा थोड़ी देर एक साइड पे रख दें। लेकिन अब देखें कि इस वक्त जो वजीर है
वो खुद कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, मैं आता हूं, LNG वाली जो आपने बात की, LNG टर्मिनल पे इस वक्त जो केस नैब में गया है या शेख रशीद साहब का एतराज था, वो तो सिंगल बिडर होने पे था ना। LNG बनाने वाला कोई नून लीग का वजीर नहीं था, ये इस वक्त PTI का वजीर है जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और 309 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। गुजारिश ये है, ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी जगह डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं, अलीमा खान से लेकर और ये अपने तक। ये जो आप देख लें, एक का ECL में नाम, एक पे PSC के चेयरमैन बनने पे इतराज है, लेकिन वजीर दफा जो है वो रोज पेशियां भुगतता है, उस पर कोई इतराज नहीं है। अलीम खान पे कोई इतराज नहीं है, चौधरियों पे कोई इतराज नहीं है। उसके बाद सिंध के जो CM है उस पर इतराज है, KPK के CM को कोई मतलब वो तलाल साहब कह रहे हैं कि हर हफ्ते आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जहां पे आपके डबल स्टैंडर्ड वाजे हो जाते हैं। पिछले हफ्ते वो ECL वाली स्टोरी थी और अब ये मोहम्मद डैन का ठेका आ गया। देखिए सर, हमने KPK में परफॉर्म किया, हमें 2/3 मेजोरिटी मिली। इन्होंने इतना सब कुछ दावे किए, इनको जेल मिली, इनके हाथ से पंजाब चला गया, इनके हाथ से हुकूमत चली गई। तो ये तो फर्क अल्लाह ताला की तरफ से वाजे है ना कि इन्होंने इतने जबरदस्त काम किए, बकौल इनके हिस्से में जेल आई, पंजाब इनके हाथ से गया, हुकूमत इनके हाथ से गई। हमने KPK में परफॉर्म किया, हमें 2/3 मेजोरिटी मिल गई। पीपल्स पार्टी ने सिंध में परफॉर्म किया, इसलिए उनकी हुकूमत आ गई। मैंने तो उसमें कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं तलाल साहब के इनके तजाद आते हैं, इनके पहले माजी में स्टेटमेंट कुछ और थे, जब ऑपोजिशन में थे, अब हुकूमत में आए कुछ और है। एक कंपनी LNG की मैंने खुद बात की, आप खुद दिफा करते रहे कि क्यों सोल बिडर सिंगल बिडर था, तो उस वक्त आप पे भी शिकवा हो रहा था, लेकिन आप डटे रहे अपने स्टैंड पे, ऑपोजिशन बात करती रही, आप डटे रहे, तो आज ये भी यही काम कर रहे हैं। देखिए एक सबसे पहले तो आप ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो PTI है इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये वही तमाम चीजें, इनमें वही खराबियां, वही कमी, वही कुताहियां हैं। लेकिन इनके साथ ये नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये शहबाज शरीफ की नकल मारना कोई इतना आसान नहीं है। मारनी अगर ये मार सकते तो ये हमने तो 5 मेट्रो बना दिया, इनसे एक नहीं बनी। ये तेजियां दिखाने से काम नहीं चलता, मुल्क चलाने बड़े मुश्किल है। आज बिजली 10-10 घंटे की बिजली पूरी की है, बिजली पहुंचा नहीं सकते। US एम्बेसडर बनाना अली रजा साहब को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या नहीं था? मफादात का टकराव था या नहीं था? मैं आपको सारी चीजों, मैंने आपसे गुजारिश कहा कि हम में तो कोई, हम इंसान थे ना जी, हम में तो कमी कुताहियां थी कुछ, मगर हम कम से कम कुछ करके गए। हम जो वादे करके गए वो पूरे करके गए। हम नलायकों का टोला नहीं था। और ये पाकिस्तान की ये पहली हुकूमत है जो जाली भी है और जो नलायक भी है। आप यकीन कीजिएगा, अगर ना प्रूव हो तो ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, बिठा लीजिएगा मुझे नीचे, ये दोनों प्रूव होंगे। जाली और नलायक है आप। देखिए सर, देखिए इनकी बात, जाली तो पहले से थी, नलायक भी उन्होंने कह दिया। खाक से खकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी ये बात की। ये हमें नालायक इसलिए कह रहे हैं कि हम चोर और पैसा बनाने नहीं आए ना, तो हम उनकी नजर से हम नालायक ही हैं। हम जो लाइक काम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के मफादात के लिए करने जा रहे हैं, 53 साल वाले फंसे प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई तकलीफ है। आखिरी चीज सर, आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने इनसे कहा कि इन्होंने मुझे कहा, तलाल साहब ने, मैं तलाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे गाली दे दें, लेकिन मुझे ये ना कहें कि मैं शहबाज शरीफ बनना चाहता हूं। वो मेरे लिए बदुआ से ही बदतर है। अल्लाह में माफ करे, मुझे इतनी बड़ी बदुआ ना दें आप भी इंडिविजुअल आदमी हैं। वो तो मंसूबे किनारे हैं कि हमने मेट्रो बस दे रहे हैं। वो कहे आप शहबाज शरीफ तो आप फॉलो करना चाहेंगे उनको, आप शहबाज शरीफ बन जाएं, शहबाज शरीफ की कॉपी कर लें, अल्लाह ताला हमें मौत दे दे। लेकिन इतनी बड़ी बदुआ मैं इनसे रिक्वेस्ट आज कर रहा हूं कि ना मुझे दे, मुझे शहबाज शरीफ ना बनाए। तो इल्जाम भी नहीं उस पे साबित हुआ है, अभी फिर भी कहते हैं वो तो मुल्जिम है, और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। एक सवाल फैसल ऑर्डर साहब इस पे दे दें कि जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी जो कि पार्टनर है डेस्कॉन की कंसोर्शियम में, गजूबा, उस पर भी सवालिया निशान उठाया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी था नेपाल में जो कि नेपाल ने कैंसिल कर दिया था, तो उनकी रेपुटेशन पे भी सवाल उठाया गया है। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट नीलम जेलम के ऊपर 15 साल पुराना फंसा हुआ ऑपरेशन उन्होंने किया। दूसरा, हमारे पास कोई ऐसी चीज पेपरा के तरह या कोई कानूनी चीज नहीं है कि हम उनको रोक सके, ना वो बैंड है, ना वो ब्लैक लिस्टेड है कहीं। तो उसके तहत क्या किया था उनको कुछ अरसे के लिए वर्ल्ड बैंक में 6 महीने के लिए रोका गया था उनको, लेकिन ना वो कहीं ब्लैक लिस्टेड है हमारे वहां, ना हमारे वहां कहीं वो बैन है। और अगर आज हम इसको कानून ना होते हुए रोकने की कोशिश करें, इस बेस को अगर आपकी बात की बात बना लूं, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर हमें जाके चैलेंज कर देंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब की तरह जो तोहफा इन्होंने पाकिस्तान की जिल्लत करवाई है उसके ऊपर, पावर प्लांट के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, वो हम नहीं करना चाहते। आप किस एथिक्स की बात करते हैं? जिसे चपरासी कहते थे वो वजीर है, जिसे डाकू कहते थे वो स्पीकर है, जिसे कातल कहते थे MKM वो वजारत में वो इनकी हम साथ बैठे हैं। गुजारिश ये है, ये एथिक्स हैं, वही वजीर है, वही ठेकेदार है। सही, चले मेरे पास वक्त खत्म हो गया। फैसल लावड़ा साहब, तलाल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
डॉक्टर फारूक सलीम इक्तिसादी अमूर पर हुकूमती तर्जुमान थे या नहीं? हुकूमती मिसकम्युनिकेशन और मिसमैनेजमेंट का एक और केस सामने आ गया। 9 अक्टूबर 2018 को वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में ऐलान किया कि डॉक्टर फारूक सलीम को तवानाई और इक्तिसादी अमूर पर हुकूमत के तर्जुमान बना दिया है और फारूक सलीम को हुकूमती तर्जुमान बनाने का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। इस ट्वीट के बाद से फारूक सलीम हुकूमती माशी पॉलिसी का भरपूर दिफा करते दिखाई दिए, लेकिन हैरानकुन तौर पर 3 दिन पहले साबिक तर्जुमान ने अपनी हुकूमत की माशी पॉलिसी पर तनकीद कर डाली। डॉक्टर फारूक सलीम साहब तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे बीमारी का इलाज नहीं कर रही है हुकूमत, और ये बयान उन्होंने दिया था बतौर तर्जुमान हुकूमत। लेकिन फारूक सलीम की इस तनकीद के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपने ट्विटर का सहारा लिया और ट्वीट किया कि हम डॉक्टर फारूक सलीम को मईशत के बारे में हुकूमती तर्जुमान मुकर्रर करना चाहते थे, मगर बाद में वजीर आजम हाउस की जानिब से किसी भी नई तैनाती पर पाबंदी आयत के बायस इनकी तकर्रुरी नहीं हो सकी। वफाकी वजीर ने कहा कि डॉक्टर फारूक सलीम अपनी राय के हवाले से आज़ाद है। सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं, इससे पहले फवाद चौधरी साहब 11 दिसंबर 2018 को भी फारूक सलीम के हवाले से ये बता चुके थे कि नई तैनातियों की पाबंदी के बायस फारूक सलीम को तकर्रुर नहीं किया जा सका। फवाद चौधरी साहब 11 दिसंबर को ये बात क्लियर कर चुके थे कि डॉक्टर फारूक सलीम साहब की तकर्रुरी नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद जब सरकारी चैनल पीटीवी पर डॉक्टर फारूक सलीम साहब को बुलाया गया बतौर मेहमान, तो उनका तारुफ वहां पर भी हुकूमती तर्जुमान के तौर पर करवाया गया। एक जानिब तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि फारूक सलीम की कभी तकर्रुरी हुई नहीं, फिर भी टीवी चैनल्स पर बतौर तर्जुमान हुकूमत आते रहे, और अब वो ये इंकशाफ भी कर रहे हैं कि 24 दिसंबर को वजीर आजम ऑफिस की मीटिंग में भी वो मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सलीम माशी अमूर पर हुकूमती तर्जुमान थे या नहीं? ऐसी मिसकम्युनिकेशन और मिसमैनेजमेंट हुकूमत के लिए जग हसाई का सबब बन रही है, और सवाल बड़ा अहम उठ रहा है कि अगर फारूक सलीम कभी तर्जुमान नहीं थे तो वो तर्जुमान की हैसियत से कैसे टीवी चैनल्स पर आते थे, और अगर आते थे तो हुकूमत डॉक्टर फारूक सलीम को रोकती क्यों नहीं थी? और अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि डॉक्टर फारूक सलीम हुकूमती मीटिंग्स का हिस्सा कैसे बने। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद डॉक्टर फारूक सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब। एक तो मुझे नहीं पता कि साबिक तर्जुमान भी मैं कहूं या नहीं कहूं, क्योंकि क्या आप कभी तर्जुमान थे भी या नहीं? सवाल तो ये है इस वक्त। इस सवाल का जवाब तो आपको खुद ढूंढना होगा, तहकीक आपको खुद करनी होगी। मैं उस सवाल के ऊपर अपना दिफा करने नहीं आया। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त जो आप तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे हैं, या जो आपका क्रिटिसिज्म है, उसकी वजह यह है कि आपको आपकी नौकरी से फारिग कर दिया गया, या आपको फारिग इसलिए किया गया है क्योंकि आप हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करना शुरू हो गए थे? देखिए, ये सवाल जो है इसका, ये दिस रियली इज़ अ नॉन इशू टू मी। ये मेरी ज़ात से ताल्लुक़ है इसका सवाल का। इस वक्त इश्यूज़ जो हैं, जो मैंने उठा रहा हूँ, वो 21 करोड़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मईशत का सवाल है। जो सवाल आपने किया उसका जवाब आप खुद ही ढूंढिए। देखिए, यकीनन इकॉनमी एक बड़ा इशू है और उसमें मैं बात करूंगा आपसे। इस हुकूमत ने यकीनन जो इकोनॉमिक चैलेंज है उसका तो सामना करना है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट भी है, मिसकम्युनिकेशन भी है, और आपका इशू जो है वो गालिबन मिसकम्युनिकेशन और मिसमैनेजमेंट का ही नजर आता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या महसूस करते हैं कि आपके क्रिटिसिज्म की वजह से आपको फारिग किया गया है, या आपको पहले फारिग कर दिया था इसलिए आप हुकूमत की पॉलिसीज पे आप तनकीद कर रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या सराई करूं कि जिसने फैसला किया है उसने ये फैसला किस बुनियाद पे किया है। इसका जवाब जो है वो फैसला करने वाला आपको ज़्यादा बेहतर दे सकता है। मैं सिर्फ क्या सराई कर सकता हूँ कि क्या क्यों किया गया, तो क्या सराई से रहने दें। आप जिसने ये फैसला किया है उससे पूछ लीजिए कि उसने ये फैसला किस बुनियाद किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे निकलने की कोशिश करते हैं अपने सवालात के जरिए। आपको ये बताया गया था कि आप तर्जुमान होंगे, माशी अमूर पर आप हुकूमत का दिफा करेंगे, हुकूमत की पॉलिसी बयान करेंगे, ये आपको कन्वे किया गया था फवाद चौधरी साहब की जानिब से? ये आपकी रिसर्च क्या कहती है, ट्वीट तो है, तहकीक क्या कहती है? ट्वीट तो है, मैं तो बराह रास्त जानना चाह रहा हूं कि आपकी इसके अलावा आप क्या चाह रहे हैं? कोई आपकी कम्युनिकेशन भी वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल हुई थी। उन्होंने कहा था आप हुकूमत की पॉलिसीज का वो लिख के दे रहे हैं आपको, और इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन ना भी हुई हो। सही, उन्होंने वर्बली आपको कम्युनिकेट भी किया, ट्वीट भी किया, कोई नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ, वो तो फैक्चुअल बात है, हमारे सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं है, 100% नहीं हुआ। और इसके बाद आपको ये कन्वे किया गया कि अब आप तर्जुमान नहीं है, चाहे वो 11 दिसंबर हो या 3 जनवरी हो, कभी आपको ये कन्वे किया गया अब आप तर्जुमान नहीं है क्योंकि प्रोसेस आपका आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म ने कदम लगा दिया, बात नहीं हुई, कभी आपको ये भी कन्वे नहीं किया गया? ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने जो रिसेंट ट्वीट किया है, जो लास्ट स्पोक्स पर्सन की जो मीटिंग जी मैंने अटेंड की है 24 दिसंबर की 24 तारीख की मीटिंग, उस दिन आपने हुकूमत पे तनकीद की, जिसके बाद ये
ट्वीट आया फवाद चौधरी साहब का कि आपका नोटिफिकेशन कभी इशू ही नहीं हुआ था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया था कि अभी हम जॉब अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे हैं। वो पहली मर्तबा है कि डॉक्टर फारूक सलीम साहब को पता चला हो कि मैं तो तर्जुमान हुई नहीं। वो सरप्राइज था कि आपके लिए? उससे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई। उससे पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई। आपको कभी रोका भी नहीं गया कि अब आप ना जाएं टीवी पे क्योंकि आप तर्जुमान नहीं है? ये भी कभी नहीं हुआ? ये भी कभी नहीं हुआ। और मैंने कभी टीवी वालों को या अखबार का जो मेरा कॉलम छप रहा है, देखिए मैं तकरीबन 21 साल से हफ्तावार कॉलम लिख रहा हूँ और उसमें 21 सालों में शायद 3 इतवारें ऐसी थी जो मैंने मिस की हों। जो ट्वीट आया था वजारत इतलात की तरफ से, उसके बाद से आप लोगों ने और अखबार वालों ने वो ऐड करना शुरू कर दिया था। वो मेरी दरख्वास्त पे ऐड नहीं किया गया था। 11 दिसंबर का एक प्रोग्राम है फवाद चौधरी साहब का जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद आप मजीद 1 महीना बतौर तर्जुमान टीवी पर आते रहे। आप अगर रिकॉर्ड देख लीजिए तो आई थिंक 29 दिसंबर का पीटीवी का आप अगर देख लीजिए, ठीक है, ये तो उन्हीं की मिनिस्ट्री के तहत ये इदारा चल रहा है, पीटीवी, जहां पर आपको इंट्रोड्यूस किया गया हुआ था तर्जुमान की हैसियत से। डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि तर्जुमान बनने के लिए आपने अपना एक जो पुराना मौकिफ था उसको तब्दील किया। अब आप तर्जुमान नहीं है तो आप अपना दोबारा मौकिफ तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये चाइना का दौरा कंप्लीट हुआ था, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आई रिमेंबर आप मेरे शो पे थे, आप इस चीज का दिफा कर रहे थे कि ट्रेड अब यौन में होगा। आपको याद होगा, आपने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपको अपना पुराना आर्टिकल दिखाया जिसमें आप क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यौन में ट्रेड नहीं होना चाहिए, हम चाइनीज कॉलोनी बन जाएंगे। तो आपने अपना मौकिफ चेंज किया। आज फिर आप उस चाइना के दौरे के हवाले से कह रहे हैं कि हम कर्ज लिए जा रहे हैं, जबकि उस दिन आप कह रहे थे कि बड़ा फ्रूटफुल और बड़ा अच्छा दौरा है पाकिस्तान। देखिए, मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो हमारी माशी पॉलिसीज जो हैं, जो माशी पिक्चर है, वो धुंधली पिक्चर नज़र आ रही है। हम बाकायदा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो बीमारी की अलामात हैं उनको किस तरह दबाते चले जाएं। हम बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। सही, लेकिन ये जो धुंधली माशी पिक्चर है, इसका जिम्मेदार आपने इन 3 महीनों में नून लीग की हुकूमत को ठहराया है। आपने कहा फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड है, आपने कहा एक्सटर्नल डेफिसिट रिकॉर्ड है, आपने कहा कर्जा हम हद से ज्यादा ले चुके हैं, हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा जो है एक्सटर्नल करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज्यादा है। तो अब आप समझते हैं कि ये तमाम तर जो इस वक्त बुराई की जड़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पॉलिसीज है, या अब भी आप समझते हैं कि नून लीग इस सूरत हाल में छोड़ के गई है मईशत को, कि कोई भी होता वो यही सूरत हाल देख रहा होता? शहजाद साहब, ये दुरुस्त है कि बहुत सारे कर्जाजात PMLN की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस हुकूमत के ऊपर छोड़ गई है और इनको निपटने पड़ रहे हैं। ये भी दुरुस्त है कि ये सिमत सही सीधी सिमत इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त नहीं हो रही। अब देखिए, 1200 अरब डॉलर का कर्जा कहा जा रहा था, जो गर्दिशी कर्जे के हवाले से बात हो रही थी। नवंबर की फिगर आती है 2017 की, उस वक्त 922 अरब का कर्जा था। अगस्त में जब PTI की हुकूमत आई तो उस वक्त जब ब्रीफिंग दी पावर डिवीजन वालों ने, उन्होंने कहा कि 1.14 खरब रुपए का कर्जा, अब वो 1.4 खरब, अब वो 1.4 का चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगस्त और जनवरी के दरमियान में जो शरह है गर्दिशी कर्जाजात की, वो पिछले साल से भी ज्यादा तेज हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो माशी बहरान है उसका जिम्मेदार नून लीग भी है, और पिछले 5 महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे रिफॉर्म्स भी हो सके और जिससे कॉन्फिडेंस आ सके। अब देखिए, पॉलिसी, अब आप एनालाइज करने जाएंगे किसी पॉलिसी को तो उसके 3 हिस्से हैं। क्या पॉलिसी बनाई गई और वो क्या बनाई गई, क्या उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हुआ तो कितनी स्पीड से हुआ, और पॉलिसी आउटकम के इंतजार आपको करना पड़ेगा साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद। क्या PTI की पॉलिसी एग्जिस्ट करती है? PTI ने एक पॉलिसी इकोनॉमी के हवाले से पॉलिसी बना रखी है, उन्होंने आपको बताया भी है उसके ऊपर अमल दरामद किस स्पीड से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है। शायद मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, वो आहिस्ता हो रहा है। अगर पॉलिसी आउटकम की बात कर रहे हैं कि उसके नताइज कब निकलेंगे, तो वो अभी 1.5 साल से 2 साल उसको टाइम लगेगा। पॉलिसी के नताइज बाद में निकलते हैं। पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद के ऊपर तजिया आज आप कर सकते हैं, नताइज बाद में निकलेंगे। डायरेक्शन है या नहीं, यस और नो में इसका तो जवाब दिया जा सकता है। डायरेक्शन दे दी है PTI ने इस मईशत को या नहीं दी अभी तक? देखिए, वो डायरेक्शन माइक्रो मैक्रो किसी एक सेक्टर की, मुझे टेक्सटाइल सेक्टर में मैक्रो बात कर रहा हूं, ओवरऑल मैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा। जो बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो अनसर्टेनिटी, वो गैर यकीनी की फजा होती है। गैर यकीनी की फ़ज़ा इस वक्त जारी है, गैर यकीनी की फ़ज़ा अगस्त में भी थी और उसको दूर करने में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
जाली अकाउंट्स केस अहम रुख इख्तियार कर गया है। जीआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट में एक और इंकशाफ सामने आया है जिससे तहकीकात का रुख यकसर बदल सकता है। रिपोर्ट ने सफर नंबर 53 और 54 में जीआईटी ने यह इंकशाफ किया है कि ओमनी ग्रुप के जो अकाउंट्स सामने आए थे इनमें मौजूद कई अरब रुपए पर ओमनी ग्रुप ने रज़ाकाराना एमनेस्टी हासिल कर ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक अनवर मजीद और इनके घराने के 10 अफराद ने एमनेस्टी से फायदा उठाया, जिन्होंने एमनेस्टी के तहत तकरीबन 5 अरब रुपए की मुल्की और गैर मुल्की असासे जाहिर किए। रिपोर्ट में यह लिखा है कि जीआईटी को एक छापे के दौरान ये दस्तावेजात हाथ लगी कि अनवर मजीद और इनके अहले खाना ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम के तहत सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख रुपए टैक्स देकर अरबों रुपए के असासे वाइट करवाए, जबकि जीआईटी ने अदालत से यह सिफारिश की है कि ओमनी ग्रुप की जानिब से एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाने को कलअदम करार दिया जाए। काबिल जिक्र बात यह है कि इस स्कीम का सरकारी ओहदेदारों, सियासतदानों, करप्शन के पैसों, मंशियात या टेरर फाइनेंसिंग पर नहीं होता। इस अहम इंकशाफ के बाद यह सवाल पैदा होता है कि क्या ओमनी ग्रुप का यह डिक्लेरेशन एतराफ़े जुर्म तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि बेनामी सरकारी अफसरों और अवामी नुमाइंदे के पैसे ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में आने के वाज़े इल्ज़ामात लगे हैं। एक सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड एसेट्स और आमदन से जायद असासों के केसेस तो अंजाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या यह साबित करना भी इतना ही आसान होगा कि अकाउंट्स में रकम मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या किकबैक से मुंतकिल की गई? इन तमाम सवालात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज जैदी साहब। शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साफ आया है जीआईटी रिपोर्ट में कि ओमनी ग्रुप ने कुछ असासे एमनेस्टी स्कीम में जाहिर किए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? जो असासे उन्होंने एमनेस्टी के जरिए जाहिर किए, क्या उसका फायदा उनको मिलेगा और उन पर तहकीकात नहीं हो सकेगी? नहीं, देखिए बात को समझे। बात यह है कि जो एमनेस्टी का लॉ है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम होगा तो उसके ऊपर एमनेस्टी लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो अगर क्राइम साबित हो गया पहले और उसके बाद साबित हुआ कि वो एमनेस्टी का, तो उसका मतलब है कि वो एमनेस्टी के अंदर फॉल ही नहीं करता। वो प्रोसीड ऑफ क्राइम पे एमनेस्टी अप्लाई नहीं होती। इस पे बड़े वाज़ेह सेक्शन लॉ के अंदर मौजूद है। जीआईटी ने यह दरख्वास्त भी की है अदालत से, ये सिफारिश की है कि जो एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया है उसको कलअदम करार दिया जाए, लेकिन इससे पहले यह साबित करना पड़ेगा जीआईटी को या तफ्तीशी ऑफिसर्स को कि ये जो रकम आई है ये क्रिमिनल प्रोसीड से आई है या किकबैक से आई है, ये करप्शन का पैसा है। हाँ जी, मेरा मकसद है इसको रिवर्स में देखें। अगर लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है उस पे एमनेस्टी एप्लीकेबल नहीं है। सही, अब मेरी बात समझ रहे हैं जी? तो अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम साबित हो जाता है तो एमनेस्टी स्कीम इररिलेवेंट हो जाती है उसके लिए। सही है। आमतौर पे एमनेस्टी स्कीम से जो बैरून मुल्क है वो भी फायदा इसलिए उठा रहे हैं कि उन्होंने अपना पैसा जाहिर नहीं किया, पैसा बाहर मुंतकिल कर लिया, उन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। लेकिन यहाँ पे जो फेक अकाउंट्स का मामला है ये कितना मुख्तलिफ है शहबाज नहीं, देखिए मेरी बात दोबारा समझे। जो एमनेस्टी स्कीम है वो टैक्स की एमनेस्टी है और फॉरेन करेंसी की मूवमेंट की एमनेस्टी है। अगर कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम सेपरेट एक्ट में शामिल हो जाता है, किसी और एक्ट में शामिल होता है कि ये पैसा डाके से आया है या ये पैसा चोरी से आया है, तो उस पैसे के अगर वो पहला वाला केस शामिल होता है कि वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, तो उसको बाद वो पहले साबित होता है, उसके बाद उसकी सब पता लगता है कि उसमें एमनेस्टी आई है, तो वो एमनेस्टी वैलिड नहीं है। ये लॉ में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है एमनेस्टी लॉ के अंदर। सही, एक तो ये क्रिमिनल प्रोसीड्स वाला मामला है, दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि फेक अकाउंट्स बनाए गए, फेक अकाउंट्स के जरिए पैसा मुंतकिल किया गया है। ये कितना अहम है इस? नहीं, देखिए मेरी बात समझे ना कि उस अकाउंट में जो पैसे आए हैं अगर वो प्रोसीड ऑफ क्राइम है तो उस पर एमनेस्टी का रेलेवेंस नहीं आएगा और और बल्कि वो उस आदमी की एडमिशन हो जाएगी कि हाँ उसका है और प्रोसीड ऑफ क्राइम है बेसिकली। सही, वो जो है एतराफ़े जुर्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय दे रहे थे इस अहम इशू पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक दे सकते हैं आप हमारे पे। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।